नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कुछ नए टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में एड ऑन हुए थे, उन्हीं नए टॉपिक्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखने को मिलेगा, एनसीपीसीआर। इंडियन पॉलिटी में एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आयोग पर हम पिछले काफी क्लासेस में बात कर चुके हैं। हमने कई प्रकार के आयोग पढ़े हैं। तो आयोग का मतलब आप सभी को मैं उम्मीद करता हूं क्लियर होगा कि कमीशंस क्या होते हैं। कोई एक्ट बनता है तो फिर हम कमीशंस बनाते हैं ताकि उस एक्ट का ठीक तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके। तो भाई, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कैसा आयोग है, इसके विषय में बात करते हैं। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इन तमाम मुद्दों पर इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि आपके एनसीपीसीआर, एक तो इसका शॉर्ट फॉर्म हमेशा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। सामान्य परिचय देखते हैं इसका, बेसिक इंट्रोडक्शन या जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, ये एक कैसा निकाय है, क्यों इसकी स्थापना की गई, इसके बारे में क्या खास बातें हैं। फिर उसके बाद इसके बैकग्राउंड पे चर्चा करेंगे, जैसा कि हम हर क्लास में उस कमीशन के बैकग्राउंड के विषय में भी बात करते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। तो चलिए सबसे पहले सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शन या जनरल इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो भारत में बालकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रमुख सांविधिक निकाय है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहीं पे मिल जाएगा कि जो एनसीपीसीआर है, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये सर किस तरीके की संस्थान है। तो ये सांविधिक निकाय है यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये पॉइंट ध्यान रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, ये हमने पिछली क्लासेस में भी हमने इस मुद्दे पर बात की थी। मैं भी आपको दोबारा से बता देता हूं, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है सर, संसद द्वारा अधिनियम, संसद द्वारा अधिनियम पारित करके बनाई गई संस्थान, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। यानी जो आपकी विधायिका होती है, आपकी जो संसद होती है, अब चूंकि नेशनल लेवल का मामला है, इसी वजह से यहां पर मैं संसद शब्द यूज कर रहा हूं। बाकी अगर स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करो तो ऐसी कोई भी संस्थान जो आपकी जो विधायिका है, अगर वो किसी कानून को लाकर, किसी अधिनियम को लाकर ऐसे संस्थान बनाती है तो उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चर्चा नहीं होती है, संविधान में अलग से नहीं बनाए जाते हैं, ये बाद में एक्ट पास करके बनाए जाते हैं और इन्हें कहा जाता है सांविधिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही क्लियर होता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग देश के जो बच्चे हैं, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया एक सांविधिक निकाय है। क्लियर। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि बच्चे कौन होते हैं, हम किन्हें बच्चे माने, किस उम्र तक के लोगों को, किस उम्र तक के इंसान को हम बच्चा मान के चलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी यही बताई गई है, 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग। यानी जन्म से लेकर 18 वर्ष तक आप हैं तो आप किस कैटेगरी में माने जाएंगे, आप बालक की कैटेगरी में माने जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को नोट करना चाहिए। और इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है, नोडल एजेंसी कौन सी है, तो नोडल एजेंसी है इसकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नोडल एजेंसी कौन सी है सर, नोडल एजेंसी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्लियर है।
अच्छा, इसको लेकर अधिनियम कब आता है? देखो एक छोटा सा पॉइंट यहां ध्यान रखना, अधिनियम 2005 में आता है, लागू 2006 में होता है, और ये जो निकाय है, ये जो बॉडी है, ये बनती 2007 में है। तो यहां थोड़ा सा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, 2005 से 6, 6 से 7 कैसे बनती है? तो देखो अधिनियम आता है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, लागू होता है 2006 में, और 2006 का ये एक्ट नंबर 4 है, यानी इससे पहले भी 3 एक्ट और बन चुके थे 2006। अधिनियम प्रभावी कब हुआ? 20 जनवरी 2006 से, इसीलिए इसके यहां क्या लिखा है? एक्ट नंबर 4 ऑफ 2006। आयोग की स्थापना कब होती है? तो आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को होती है, यानी कि 2005 में एक्ट बनता है, 20 जनवरी 2006 को ये एक्ट लागू होता है, अधिनियम प्रभावी होता है, और 5 मार्च 2007 को आयोग की स्थापना हो जाती है। कौन से आयोग की स्थापना? इसकी, एनसीपीसीआर की, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हो जाती है। क्लियर है सर यहां तक? नीचे अगर आपको नजर नहीं आ रहा ठीक से तो चिंता ना करें, ये पूरे इसी पार्ट का एक छोटा समरी टाइप है, जैसे यहाँ आपको इंडियन पॉलिटी देखने को मिलेगा, सोर्स देखने को मिलेगा, तो इससे नीचे का आपको नहीं भी दिखे तो चिंता ना करें, वो हमारे कंटेंट में कवर नहीं है, हमें सिर्फ इन चीजों पे ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट हमारा यहां से क्लियर होता है। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है सर? कि ये जो आयोग है 2007 में बना, नो डाउट हमने मान लिया 2007 में बना, लेकिन इसका परिचय, इसका इतिहास कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, कौन सी घटनाक्रम हुई जिसके बाद ये एक्ट पास किया गया, फिर 2007 में इस आयोग का गठन किया गया। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड को टटोलते हैं, विकास के क्रम को देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करते हैं। विकास क्रम की शुरुआत जो है वो कब से होती है? 1990 से होती है, 1990 से शुरुआत होती है, और 1990 से भी कैसे शुरुआत होती है? वही यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस से इसकी शुरुआत होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जनरल असेंबली में भारत की भागीदारी का मतलब क्या हुआ? 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत भी हिस्सा लेता है, और 1990 में ही, 1990 में ही बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर कुछ डिस्कशन यहां होता है। अब वो क्या डिस्कशन होता है, क्या डिटेलिंग है, हमें उस पे नहीं जाना है, आपको इतना सा ध्यान रखना है, 1990 में यूएन जनरल असेंबली होती है, और उसमें इंडिया भी पार्ट लेता है, जैसे अभी तक हम जितने भी आयोग हैं उनमें देखते आ रहे हैं। फिर क्या हुआ? 11 दिसंबर 1992, ये देखो ये 90 की बात थी, और फिर 2 साल, दो भी नहीं, लगभग 2.5 से 3 साल बाद, यानी 11th ऑफ दिसंबर 1992 की बात है, बहुत ध्यान से सुनना, बाल अधिकार संबंधी अंतरराष्ट्रीय संधि होती है जिस पर भारत भी हस्ताक्षर करता है। यानी 11 दिसंबर 1992 का वो दिन था जिस दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार या बालकों से संबंधित अधिकारों को लेकर एक ट्रीटी साइन होती है, एक संधि होती है जिस पर भारत भी हस्ताक्षर करता है। अब जैसे ही भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करता है तो भारत पर एक तरीके से मोरल प्रेशर बन जाता है कि सर आपने इस ट्रीटी को साइन तो किया है, तो अब आपको अपने देश में भी ये अधिनियम या फिर ये जो भी चीजें हैं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कदम आपको उठाने होंगे। तो यहां से शुरुआत होती है इस आयोग की। 1992, 11 दिसंबर 1992। चलो बात करते हैं फिर क्या हुआ। 2003 में राष्ट्रीय बालक चार्टर तैयार किया गया, 2005 में संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया, और 2007 में अंततः एनसीपीसीआर का गठन होता है। यानी 2003 में तो एक चार्टर जारी किया गया, चार्टर तैयार किया गया। चार्टर आप एक तरीके से मान सकते हैं नियमों का समूह,
ठीक है। तो 2003 में चार्टर जारी किया गया, तैयार किया गया। 2005 में अधिनियम को पारित किया गया। 20 जनवरी 2006 को अधिनियम लागू हुआ और 2007 5 मार्च 2007 को इस आयोग एनसीपीसीआर का गठन हो गया। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है सर यहां तक? 3, 5, 7, 90 और 92। चलें आगे बात करें। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके सेक्शन 3 पर। आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन। आयोग की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है? उद्देश्य पर तो हम बात कर चुके कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए इसे बनाया गया है। इसके कार्य और शक्तियों पर आगे बात करेंगे। तो ये जो आयोग बना है, इस आयोग की संरचना कैसी है, इस पे बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसा है इसका, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी कमीशंस पढ़े हैं उन सब में हमने यही देखा था कि एक अध्यक्ष होता है और फिर कुछ मेंबर्स होते हैं। तो सेम वही चीज, वही प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 7, कुल मिलाकर 7 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष हैं और 6 अन्य सदस्य। बात करते हैं कौन कौन कैसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक तो अध्यक्ष है सर आपके, ये तो सिंपल सी बात है, होनी है। अच्छा, संरचना कैसी है? संरचना है सर 1 + 6 = 7। टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल 7 सदस्य हैं, ध्यान रखना। अध्यक्ष को मिलाकर 7 हैं, ये ध्यान रखना। तो एक तो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष को लेकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है वो ये है कि बाल कल्याण में उत्कृष्ट अनुभव होना चाहिए। बाल कल्याण में उत्कृष्ट अनुभव का मतलब बच्चों के वेलफेयर में उसको एक लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा कोई खास क्वालिफिकेशन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। अच्छा, तो एक अध्यक्ष हो गया। अध्यक्ष के अलावा कौन बचते हैं? तो सर 6 सदस्य होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। ये जो 6 सदस्य हैं, ध्यान रखना, इसमें 2 महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि जो 6 सदस्य हैं उनमें 2 महिलाओं का होना भी जरूरी है। अब यहाँ ये बात गौर करिएगा, यहाँ ये नहीं कहा गया कि टोटल 7 सदस्यों में से 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। यहाँ जो 6 बाकी सदस्य हैं उनमें से 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो 6 सदस्य हैं उनमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। सदस्यों के अनुभव क्षेत्र, सदस्यों का क्या अनुभव होना चाहिए? शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, किशोर न्याय, बाल मनोविज्ञान आदि। क्लियर है। और मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय है नई दिल्ली। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल ये आता है, इसका गठन कैसे हुआ? स्ट्रक्चर 1 + 6 = 7। एक अध्यक्ष, जो 6 बच्चे हैं उनमें से 2 होनी चाहिए महिलाएं, कंपल्शन है। इसके अलावा जो अध्यक्ष है उसे बाल कल्याण में बहुत लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो 6 मेंबर्स हैं उनको भी शिक्षा, बाल स्वास्थ्य यानी चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, जो अडोलसेंस हैं उनको लेकर, जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसको लेकर इनमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मुख्यालय कहां पर है इसका? मुख्यालय है सर नई दिल्ली में। क्लियर है। एनसीपीसीआर का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। लगभग जितने भी कमीशन हैं सभी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। गठन सुनो इसका, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके, नोटिफिकेशन। तो सिंपल सी बात है, 2007 में जब इसका गठन किया था तो केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके एनसीपीसीआर का गठन किया। आपसे कोई पूछे एनसीपीसीआर का गठन कैसे हुआ, तो एनसीपीसीआर का गठन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी करके साल 2007 में होता है। याद रहेगा यहां तक? चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेकर, नियुक्ति प्रक्रिया कैसी है इसको डिस्कशन में लेते हैं। अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसी है, सुनना ध्यान से। धारा 4 की बात करेंगे, सेक्शन 4। और अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी वो कौन सी समिति की सिफारिश पर होगी, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, नियुक्ति प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, सेक्शन कौन सा? सेक्शन 4। धारा कौन सी लगेगी? धारा 4 लगेगी। और धारा 4 क्या कहती है, बहुत ध्यान से सुनना। चाहे अध्यक्ष हो यानी जो चेयरपर्सन है वो, या फिर सदस्य हो, इनकी नियुक्ति
कौन करेगा? सबसे पहला सवाल तो यही आता है, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी सर? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और बाकी 6 मेंबर्स की बात यहां हो रही है। अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इनका अपॉइंटमेंट। चयन समिति बनेगी, इसके लिए ध्यान रखिएगा, चयन समिति बनेगी अपॉइंटमेंट के लिए। और समिति में कितने सदस्य होंगे? समिति में 3 सदस्य होंगे। यानी आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 3 सदस्य या 3 सदस्यों की एक चयन समिति होगी। 3 सदस्यों की क्या होगी सर? एक चयन समिति होगी। किसकी नियुक्ति के लिए? तो ये जो एनसीपीसीआर हैं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये जो 3 सदस्य होंगे ना, ये भी ध्यान रखना, ये जो समिति बनी है 3 सदस्य समिति, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगे, या फिर होंगी कहना ज्यादा ठीक है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री जो भी होंगी उस समय, वो इस 3 सदस्य समिति की अध्यक्ष होंगी और इन्हीं 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होगी। नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति होगी केंद्र सरकार के द्वारा। क्लियर है? सदस्यों की नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार करेगी, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए ये समिति बनेगी। याद रहेगा, सदस्यों की नियुक्ति सीधा सीधा केंद्र सरकार कर देगी। 6 सदस्यों की नियुक्ति जिनमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट जो है करे तो केंद्र सरकार ही की, लेकिन ये जो 3 सदस्य समिति है, जिस समिति की अध्यक्ष या जिस समिति के अध्यक्ष भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगे, उस समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। ध्यान रखना, 6 सदस्यों की नहीं, 6 सदस्यों की नियुक्ति सीधी सीधी सरकार के द्वारा की जाएगी। क्लियर है? अध्यक्ष की नियुक्ति केवल 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर ही होगी। चलिए, तो नियुक्ति की बात हो गई, नियुक्ति कौन करेगा, कैसे करेगा। अब बात करते हैं इनकी पदावधि और शर्तों पे, यानी टेन्योवर और जो कंडीशंस हैं, यानी शर्तें क्या हैं, कैसे इनका टेन्योवर होगा, कब इनको रिटायर होना पड़ेगा, उस पे बात करते हैं। ध्यान रखना, टेन्योवर इस बार 5 साल नहीं है, टेन्योवर इज फॉर 3 इयर्स। चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो मेंबर्स हो, टेन्योवर 3 साल का है। लेकिन हाँ, एज लिमिट में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 5 की हम बात कर रहे हैं, पदावधि और सेवा शर्तें, टेन्योवर एंड कंडीशंस। तो अगर इसकी बात करें तो जो अध्यक्ष है ना सर, अध्यक्ष, उनका भी कार्यकाल 3 वर्ष का ही है। पदावधि यानी कार्यकाल मान लो, अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो भी 3 वर्ष का है, और बाकी जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल भी कितना है? 3 वर्ष ही है सर। बाकी सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष ही है। अधिकतम आयु की बात करें तो अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु है 65 वर्ष और बाकी सदस्यों के लिए अधिकतम आयु है 60 वर्ष। तो ये थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। टेन्योवर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए 3-3 साल है। लेकिन अगर अधिकतम आयु की बात करें तो एक के लिए 65 वर्ष, किसके लिए? अध्यक्ष के लिए, और एक के लिए 60 वर्ष, किसके लिए? बाकी सदस्यों के लिए। क्लियर है? पुनर्नियुक्ति संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। अधिकतम 2 बार पद ग्रहण कर सकते हैं, यानी तीसरी बार नियुक्त नहीं किया जाएगा सर। दूसरी बार नियुक्त किया जा सकता है, पुनर्नियुक्ति संभव है, पॉसिबल है रिअपॉइंटमेंट, बट नॉट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। 2 से ज्यादा बार नहीं हो सकती। रेजिग्नेशन किसको देंगे भाई? ये तो टेन्योवर वगैरह की बात हो गई। अब बात हुई रेजिग्नेशन या त्यागपत्र की, तो किसी भी समय केंद्र सरकार को संबोधित करके दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर सिंपल सा पॉइंट ये है कि जो एनसीपीसीआर के मेंबर्स और जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, ये अपना त्यागपत्र, अपना रेजिग्नेशन
केंद्र सरकार को देंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है। एनसीपीसीआर का गठन भी केंद्र सरकार ने ही किया है। वो बात अलग है कि अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर होती है। तो फिर ये अपना जो त्याग पत्र है, ये जो अपना रेजिग्नेशन है, वो भी केंद्र सरकार को ही देंगे, ध्यान रखना। क्लियर है? अब बात करते हैं वेतन तथा पद से हटाया जाना। देखो, एक होता है सर रेजिग्नेशन, एक होता है रेजिग्नेशन इस्तीफा, और एक होता है रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट। पद से कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए क्या नियम है, तो बहुत ध्यान से सुनना। धारा 6 व 7 सेक्शन 6 एंड 7 की बात है, जिसमें सेक्शन 6 जो है यानी धारा 6 जो है वो वेतन और भत्तों की बात करती है, किसकी, सैलरीज की बात करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। अब ये ध्यान रखना, ऑब्वियस बात है, गठन किसने किया था, केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अपॉइंट कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। रेजिग्नेशन किसको दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, इनकी सैलरी और वेजेस कौन तय करेगा, केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करेगी। तो ध्यान रखना, वेतन व भत्ते केंद्र सरकार तय करती है। धारा 7 की बात करते हैं, पद से हटाना। पद से कैसे हटा सकते हैं और पद से कौन हटा सकता है, तो वही सिंपल सी बात है सर, पद से केंद्र सरकार हटा सकती है। पद से हटाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। कैसे हटा सकती है, एक तो ये कोई कदाचार करते हुए पकड़े गए, कोई मिसबिहेवियर किया इन्होंने, या फिर इनकी कोई असमर्थता है, इनकैपेसिटी है कि अब ये काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते। कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी इनकैपेसिटी हो सकती है, जिस वजह से केंद्र सरकार इनको अपने पद से हटा सकती है। अन्य सीधे कारण कौन कौन से हो सकते हैं, अन्य सीधे कारणों में सबसे पहले तो दिवालियापन है, इंसॉल्वेंट हो जाएं, या फिर लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहें, या फिर ये कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण कर लें। तो ध्यान रखना, इंसॉल्वेंट होना नॉर्मल है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं। अन्य लाभ का पद ग्रहण करना ये भी नॉर्मल है, शुरू से पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष चीज ये है कि अगर कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक 3 मीटिंग्स में एब्सेंट होते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार पद से हटा सकती है, रिमूवल उनका हो सकता है फ्रॉम देयर पोस्ट। इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। लाभ का पद ये तो हम पढ़ते ही आए काफी टाइम से। अच्छा, दिवालिये के साथ साथ अगर उसका विकृत चित्त हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो भी उसे रिमूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं पद रिक्ति एवं कार्य प्रणाली पर। भाई देखो, सिंपल सी बात है, सरकार ने किसी को हटा दिया या कोई त्यागपत्र देकर चला गया, तो सरकार हटा रही है, या फिर कोई त्यागपत्र देकर चला गया। बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, त्यागपत्र किसे देंगे। जो एनसीपीसीआर के मेंबर्स हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसे एड्रेस करके देंगे, सिंपल सा आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अगर कोई रेजिग्नेशन देकर चला गया, किसी को हटा दिया गया, तो इसका मतलब उसकी जो पोस्ट है वो वैकेंट है, पद जो है वो खाली है। पद खाली है तो ऐसे में क्या करेंगे, 90 दिन का अल्टीमेटम है, कैसे है, क्या होगा, बात करते हैं। तो सेक्शन देखना 8, 9, 10 और 16, पद रिक्ति एवं कार्य प्रणाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से गौर करिएगा। आकस्मिक रिक्ति, अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है सेक्शन 8 के तहत, तो आपके पास 90 दिन का विंडो है सर। 90 दिन का मतलब हो गया मोटा माटी 3 महीना। 90 दिन का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा 3 महीना। आपके पास 3 महीनों का विंडो है, आप री अपॉइंट कीजिए। नए व्यक्ति की नियुक्ति 90 दिन के भीतर केवल शेष अवधि के लिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 साल का कार्यकाल है ना। अगर कोई 1.5 साल करके रिटायर हो गया या फिर 1.5 साल करके हट गया, तो जो नया व्यक्ति आएगा वो बची हुई 1.5 साल ही करेगा, फिर उसका टेन्योवर 3 साल का नहीं होगा, फिर उस टेन्योवर को वापस से रिन्यू किया जाएगा। तो ये बहुत गौर देने वाली बात है कि अगर पद खाली है तो 90 दिनों के भीतर भीतर आपको पद भरना पड़ेगा, प्लस जो शेष बचा हुआ समय है वहां तक के लिए। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अच्छा,
धारा 9 क्या कहती है, सेक्शन 9, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 कहती है कि अगर रिक्त भी हैं तो भी इनके कार्य जो हैं वो वैलिड माने जाएंगे। जैसा कि हमने लगभग लगभग हर आयोग में पढ़ा है, अगर सदस्य नहीं भी हैं, रिक्त भी हैं, तो भी कार्य वैध माने जाएंगे। वैध तो उसी स्थिति में होंगे जब कोई ना कोई सदस्य होगा, यानी अगर एक दो सदस्य नहीं भी हैं तो भी काम माना जाएगा, जैसे पिछली बार भी हमने पढ़ा था। क्लियर है? तो वैसे तो 6+1 7 होते हैं, पर अगर 4 भी हो तो भी काम चल रहा है। धारा 10 क्या कहती है, आयोग की बैठक प्रति 3 माह में कम से कम एक बार अनिवार्य है, यानी लगभग 3 महीने में एक बार, कम से कम एक बार। 2 बार करो तो तुम्हारी श्रद्धा है, नहीं करो तो कम से कम एक बार तो करो। यानी बैठक महीने में, माफ कीजिएगा 3 महीने में एक बार आयोग की जो बैठक होगी वो 3 महीने में एक बार होगी। निर्णय जो होगा वो विशेष बहुमत से होगा, और अगर मत बराबर हो जाएंगे तो अध्यक्ष जो है वो निर्णायक मत देगा। वैसे नॉर्मली अध्यक्ष मत नहीं देता, लेकिन अगर मत बराबर हो गए किसी भी कारण से कि कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो क्या करेंगे, टाई हो गया तो अध्यक्ष जो है वो निर्णायक मत देगा। धारा 16 क्या कहती है, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। ठीक है, 3 महीने में एक बार मीटिंग होनी जरूरी है, विशेष बहुमत होना चाहिए, और अगर टाई हो जाता है तो अध्यक्ष अपना वोट देगा उस पे, वो उसको ठीक करेगा, और रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। चलो, अब बात करते हैं आयोग के कार्य एवं शक्तियों पर, फंक्शंस एंड पावर्स। आयोग के कार्य क्या हैं, शक्तियां क्या हैं? तो देखो, आयोग जो है ना, इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां मिली हुई हैं। हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था आयोग को किसकी शक्तियां मिली हुई हैं। ध्यान से देखिएगा, सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। क्षेत्राधिकार देखो, सबसे पहले तो इसका क्षेत्राधिकार है वो समझो। बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और कानूनों की समीक्षा करना, कि जो बच्चों से रिलेटेड जो भी अधिकार हैं अगर उनका उल्लंघन होता है तो उनकी जांच करना, और कानूनों की समीक्षा करना। समीक्षा का मतलब उसमें अगर कोई सुधार हो तो उसको बताना। अच्छा, किस किस से रिलेटेड है? एक तो आरटीई 2009 इसमें शामिल है, जो राइट टू फ्री एजुकेशन था ना, वो इसमें शामिल है 2009। शिक्षा का अधिकार वाला पार्ट इसमें शामिल है, और फिर एक पोक्सो एक्ट 2012 इसमें शामिल है। ठीक है, पोक्सो एक्ट हो गया, और आरटी एक्ट 2009 हो गया। ये दोनों ही इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, इसके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा इसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, या फिर निम्न में से कौन सा इस आयोग के ज्यूरिडिक्शन में, क्षेत्राधिकार में आता है। तो आरटी एक्ट 2009 ध्यान रखना, और पोक्सो 2012 ध्यान रखना। इसको किसकी शक्तियां प्राप्त हैं? सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं। समन जारी कर सकती हैं, दस्तावेज मंगवाया जा सकता है, और गवाही को दर्ज किया जा सकता है। यानी कि समन इशू किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है ये जो उपक्रम है या जो निकाय है, ये आयोग जो है वो, और गवाही भी दर्ज कर सकता है। किसकी शक्तियां प्राप्त हैं सर? सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आयोग के अध्यक्ष को लेकर। अभी तक जो भी आयोग के अध्यक्ष हुए हैं उनको लेकर बात करते हैं। अब तक के अध्यक्ष, लिस्ट ऑफ चेयरपर्सन्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भाई 2007 में आयोग बना, तो सबसे पहले अध्यक्ष तो 2007 में ही बनेंगे। कौन बनी? शांता सिन्हा। शांता सिन्हा प्रथम अध्यक्ष बनी। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन बने? कुशल सिंह दूसरे अध्यक्ष बने। फिर तीसरे नंबर पे स्तुति नारायण कक्कड़। क्लियर है? ये तीसरे नंबर पे अध्यक्ष रही। फिर चौथे नंबर पे प्रियांक कानूनगो, ये चौथे नंबर पे रहे। और पांचवें नंबर पे तृप्ति गुरहा, ये पांचवें नंबर पे रही। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है वेलेटी प्रेमचंद। ये ध्यान रखना, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन? वेलेटी प्रेमचंद।
प्रथम अध्यक्ष का कार्यकाल 2007 से 2013 तक रहा। वर्तमान अध्यक्ष वेलेटी प्रेमचंद का कार्यकाल दिसंबर 2025 से तक प्रस्तावित है। क्लियर है? डन। तो यहां तक हमारी बात हुई एनसीपीसीआर के विषय में, और एनसीपीसीआर से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं वो हमने यहां कलेक्ट की। आप अगर एनसीपीसीआर के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट पॉइंट है, अगर एनसीपीसीआर के बारे में जानना चाहते हैं, इस क्लास के अलावा कुछ और डिटेलिंग आपको चाहिए, तो आप हमेशा यही करें, इनके पोर्टल और इनकी जो वेबसाइट वगैरह होती हैं उनको देख सकते हैं। वहां जाएंगे तो और डिटेल में आपको जानकारियां मिल जाएंगी। जैसे देखिएगा, ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एनसीपीसीआर। अबाउट में जाते हैं, अबाउट द कमीशन, मिनिस्टर, हुज हु, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अगर हम जाते हैं तो इसमें आपको इसके संगठनात्मक ढांचे के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। नो डाउट हम अपने कंटेंट से, नोट से भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको और भी सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा पीडीएफ है, यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका देखने को मिल जाएगा। तो आप इन्हें भी विजिट कर सकते हैं, पोर्टल्स विजिट कर सकते हैं, इनकी जो वेबसाइट्स होती हैं आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। आपको चीजें और बेहतर समझ में आ सकती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पूरा फंक्शंस एंड पावर्स, हुज हु, कौन क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको डिटेल में दे रखी हैं। देखिए, श्री वेलेती प्रेमचंद चेयरपर्सन है, ठीक है, और इस तरीके से ये जो बाकी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की यहाँ पे लिस्ट दी गई है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन भी कंप्लीट होता है। एनसीपीसीआर के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। इंडियन पॉलिटी का एक हॉट टॉपिक है और यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड अगर आप और टॉपिक्स चाहते हैं तो आप हमें वो भी बता सकते हैं।